तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी आज से ठीक 7 साल पहले घटी कत्ल की कहानी है। कत्ल साल 2017 में होता है। अब कत्ल होने के बाद पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं, लेकिन ना तो बधित का पता चला यानी जिसका कत्ल हुआ, और ना ही कातिल का पता चला यानी जिसने कत्ल किया। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, तमाम तरह की तफ्तीश कर ली, तमाम तरह की मशक्क़तें कर ली, एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ना ही केस में कुछ बात आगे बनी, ना ही इस मामले की कोई पैरवी करने वाला था। देखते ही देखते ये केस फाइलों में दब के रह गया। लेकिन 7 सालों बाद साल 2023 में अचानक से इस केस ने ऐसी करवट ली कि पूरी की पूरी कहानी निकल के सामने आ गई। जो मरने वाला था उसका भी पता चल गया, जो कातिल था उसका भी पता चल गया। और जब कहानी निकल के सामने आई कि ये कत्ल हुआ क्यों, तो फिर जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, वो तमाम लोग हैरान हो गए कि आखिर कत्ल इस वजह से कैसे, और इतने दिनों तक ये आदमी बचा कैसे रहा। तो सीधा सीधा कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है 9 फरवरी साल 2017। 9 फरवरी साल 2017 गुड़गांव में एक थाना लगता है, सदर थाना। और इसी सदर थाना में सुबह सुबह लगभग 6 या 7 बजे का वक्त रहा होगा, एक फ़ोन आता है। दीवान साहब फ़ोन उठाते हैं। उठाने के बाद सामने वाला शख्स बताता है कि सर, यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब सुबह सुबह 6-7 बजे डेड बॉडी का फ़ोन, दीवान साहब भी परेशान। उन्होंने अपने सीनियर को इत्तला दिया कि वहाँ पे एक डेड बॉडी है। उसके बाद जो सीनियर ऑफिसर थे, बाकी लोग फ़ौरन गाड़ी से उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ से फ़ोन आया था। तो ये जगह थी, एक गाँव था जिसका नाम था घसौला गाँव। और इसी गाँव में एक नाली थी झाड़ियों से घिरी हुई, और उसी नाली के पास से लाश मिलने की सूचना थी। अब पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद बॉडी को कब्जे में लेती है। बॉडी एक 27-28 साल की महिला की थी। महिला के शरीर पे ज़्यादा चोट के निशान तो नहीं थे, लेकिन जो गला था उस पर ऐसा लग रहा था कि हाँ, इस पर कुछ चोट के निशान है। पुलिस वाले बॉडी को कब्जे में लेते हैं, पूरे इलाके को चेक करते हैं। जहाँ पे लाश मिली थी वहाँ बाकायदा तफ्तीश करते हैं, जाँच पड़ताल करते हैं, इस उम्मीद में कि इस महिला की शिनाख्त हो जाए। क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है कि अगर पुरुष की लाश मिली और पुरुष ने कपड़े पहने हुए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में बॉडी के पास या फिर पॉकेट में, चाहे शर्ट के चाहे पैंट के, कोई कागज़, कोई आधार कार्ड, कोई ऐसा चीज़ मिल जाता है। लेकिन महिलाएं, खासकर जो हाउसवाइफ हैं, वो अपने साथ कोई कागज़, कोई अपना आधार कार्ड, ऐसी चीज़ें ज़्यादा कैरी करती नहीं है। तो ऐसी चीज़ों की फिर पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहरहाल पुलिस वालों ने आसपास चेक किया कि कुछ मिल जाए, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा कागज़ मिला नहीं। बहरहाल पुलिस वाले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। भेजने के बाद अब लाश मिली थी तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं। उसके बाद अब पहला सवाल यही कि आखिर ये महिला कौन है। तो महिला की शिनाख्त के लिए पुलिस वालों ने सोचा कि एक आध दिन इंतज़ार करते हैं। अगर किसी के घर की कोई महिला गायब होगी तो आएगा कंप्लेन दर्ज करवाने। साथ ही उन्होंने आसपास जितने कंप्लेन दर्ज हुए थे उनको भी चेक किया कि हो सकता है पास्ट में कोई कंप्लेन दर्ज हो। पुलिस वाले अपने रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं, साथ ही 24 घंटे का इंतज़ार करते हैं। लेकिन 24 घंटे बाद भी कोई भी ऐसा परिवार, कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा फ़ोन आया ही नहीं जहाँ पे किसी महिला की गायब होने की सूचना। इधर जब रिकॉर्ड खंगाला तो कई ऐसे मामले दर्ज तो थे, लेकिन कोई भी डिस्क्रिप्शन यानी जो गुमशुदगी की रिपोर्ट्स थी, वहाँ की सूचना और जो लाश मिली उसकी सूचना मैच कर नहीं रही थी। चाहे वो एज हो, चाहे कदकाठी हो, तो फिर महिला की पहचान हुई नहीं। बहरहाल जब कोई रिपोर्ट और कोई कंप्लेन मिली नहीं तो पुलिस वालों ने सोचा कि आसपास के इलाकों में इत्तला कर देते हैं। अगर किसी के घर की कोई महिला गायब होगी तो आसपास के लोग देखेंगे और गायब पाएंगे तो सूचना दे देंगे। लिहाजा पुलिस वालों ने आसपास के इलाकों में जितने ग्राम प्रधान थे, जितने बीडीसी यानी क्षेत्र पंचायत, जितने ऐसे लोग जिनका पुलिस से कनेक्शन अच्छा था, उन तमाम लोगों को फ़ोन किया और कहा कि एक डेड बॉडी मिली है, 27-28 साल की महिला है। तो अगर आपके गांव में कोई ऐसा गायब हो, कोई ऐसी महिला जो दिखाई ना दे रही हो सकता है परिवार वाले इधर उधर बता रहे हो, लेकिन अगर आपको कुछ सस्पिशियस लगे, थोड़ा बहुत डाउट हो, तो आप हमें बताइए। अब इतना करने के बाद पुलिस वाले इत्मीनान से बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं, लेकिन कहीं से ना कोई फ़ोन आया और ना ही कहीं से ऐसी कोई सूचना कि कोई महिला गायब। अब देखते ही देखते लगभग 3 से 4 दिन गुजर गए और अभी तक महिला जिसका कत्ल हुआ था उसकी ही शिनाख्त नहीं हो पाई। 4 दिन गुजरे, इधर शिनाख्त नहीं।
पुलिस वालों ने सोचा कि यह भी हो सकता है कि ये जो मामला हो अपने इसी थाने का ना हो, किसी दूसरे थाने का हो। पुलिस वालों ने आसपास के थानों में भी सूचना दे दी कि कोई ऐसी महिला गायब हो। साथ ही लाश की जो तस्वीरें थी उसको भी उस थाने में भेजा और कहा कि किसी से मैच हो तो आप लोग सूचना दीजिए, चूँकि लाश मिली है। आसपास के थानों में भी इत्तला करने के बाद पुलिस वालों के हाथ खाली। वहाँ भी कोई इस तरह की महिला गायब ही नहीं हुई थी जिसका डिस्क्रिप्शन, जिसकी कदकाठी इस लाश से मैच कर जाए। देखते देखते हफ्ते गुजर गए। पुलिस वाले आसपास के इलाके में खबर देते रहते हैं, तफ्तीश करते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं, लेकिन इस महिला की पहचान हो नहीं पाती। इधर लगभग 15 दिन गुजरने के बाद जब महिला की पहचान नहीं हुई तो पुलिस वाले थोड़ी और गंभीरता बरतते हैं। पुलिस वाले पूरे इलाके को चेक करते हैं, अपने तरीके से हर इंसान से पूछताछ जो उस जगह के आसपास रहता था। यानी क्या कोई आया था जिसको अपने लाश फेंकते हुए देखा? कौन ऐसा था जिसने सबसे पहले देखा? लाश के आसपास क्या कोई खड़ा था? क्या कोई ऐसा संदिग्ध जो रात में या फिर सुबह भागता हुआ दिखाई दिया हो? साथ ही आसपास की दुकानों के जो कैमरे थे वो भी चेक किए गए, लेकिन इत्तेफाक से कहीं से कोई ऐसी खबर, किसी भी कैमरे में कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई भी इंसान के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं थी जिससे इस बधित की पहचान हो सके, यानी जिसका कत्ल हो सका, उसकी कोई शिनाख्त हो सके। पुलिस वाले आसपास के इलाकों में, आसपास के थानों में, अगल बगल के जिलों में सूचना देते रहते हैं। देखते देखते ये पूरे गुड़गांव में फैल जाता है, लेकिन कहीं से भी इस महिला की पहचान हो नहीं पाती। वक्त गुजरता रहता है, पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं, लेकिन ना तो कातिल का कुछ पता चला, ना ही इस महिला की कहीं कोई पहचान हुई, ना ही कोई ऐसा आया जिसने कोई कंप्लेन वगैरह दर्ज कराई हो, ना ही अगल बगल के थाने से कोई ऐसी खबर आई कि हाँ एक महिला गायब है। देखते देखते साल 2017 बीत गया। पुलिस वाले अब जांच पड़ताल करके थक भी चुके थे। महिला की पहचान हुई नहीं, साथ ही कोई खोज खबर लेने वाला था नहीं, तो बहुत प्रेशर भी नहीं था। लिहाजा साल 1.5 साल जांच करने के बाद साल 2018 आते आते, और साल 2018 में जब फरवरी मार्च महीना बीत गया और इधर ये पूरा कांड पाउजों में दबना शुरू हो गया, तो पुलिस वालों को भी लगा कि चलो अब कोई आ रहा नहीं है, किसी को गर्ज नहीं पड़ी है कि इस मामले में चेक करें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने भी अपने तरीके से हर जगह इत्तला दे दी, हर जगह पता कर लिया, लेकिन अब जब कोई सबूत ही नहीं है, कोई सुराग ही नहीं है, और जिसके घर की ये महिला गायब है उसके घर से कोई पूछने वाला है नहीं, तो फिर हम भी कितना परेशान हो और केस सुलझ रहा नहीं है, तो फिर बंद ही कर देते हैं, दूसरे मामले पे ध्यान देंगे। लिहाजा साल 1.5 साल गुजरने के बाद पुलिस वालों ने भी इस मामले को छोड़ दिया। मामला ज्यों का त्यों फाइलों में दबा रहा। वक्त के साथ साथ नए नए मामले आए, नए नए पुलिस वाले आए, फाइलों में ये न जाने कहाँ खो गया। जो इसकी फाइल थी वो भी बस्ते में डूबती चली गई, न कोई खोज खबर लेने वाला, न किसी को कोई फर्क पड़ रहा। देखते ही देखते आसपास के इलाके के लोग भी भूल गए कि 1 आध साल 2 साल पहले यहाँ कोई लाश मिली थी। सारी चीज़ें एकदम जिस की त्यों। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। साल दर साल होते होते सारे लोग भूल भी गए। देखते देखते साल गुजरते जा रहे हैं। 2017 गुजर गया, 18 गुजर गया, 19 गुजर गया, 20 गुजर गया, और देखते ही देखते साल 2023 भी आ गया, और वो भी गुजरने की कावदान पे खड़ा। यानी 1-2 महीने बाद साल 2023 भी बीत जाता और साल 2024 लग जाता। यानी साल 2017 में ये डेड बॉडी मिली थी, और साल 2023 यानी लाश मिलने से फरवरी जोड़े तो 7 साल यूं ही हो गए। 7वां साल चल रहा। अचानक से वहाँ के जो एसपी साहब होते हैं उनका तबादला होता है, और वहाँ के जो नई एसपी क्राइम आते हैं जिनका नाम था वरुण दहिया, उनकी पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग होने के बाद जो वरुण दहिया थे वो अपना चार्ज संभालते हैं। संभालने के बाद फिर उन्होंने अपने पूरे इलाके का जायज़ा लिया कि यहाँ का क्राइम रेट कैसा है, यहाँ पे किस तरह के क्राइम होते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा हैं। हर जगह का एक होता है कि कहीं नशा ज़्यादा होता है, कहीं लूटपाट ज़्यादा होती है, कहीं मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है, जो बेचने वाले होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ऐसी चीज़ें हर जगहों की अलग अलग होती है। कहीं लूटपाट ज़्यादा होता है, कहीं छिनैती ज़्यादा होती है, कहीं चैन स्नैचिंग ज़्यादा होती है। तो इन्होंने भी अपने इलाके की जायजे ली शुरू की कि चलें चेक करें कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा। तो इन्होंने चेक किया तो कोई ऐसा मेजर क्राइम इस पूरे इलाके में मिला नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि कितने ऐसे मामले हैं जो अब तक सुलझे नहीं हैं फिर, और उन मामलों के एक बार फाइल दिखा दो, क्या पता मुझसे ही सुलझ जाए। अब एसपी साहब का आदेश, तो उनके अंडर जितने थाने आते थे सारे थानों ने फाइलें खंगालनी शुरू की कि कौन कौन से मामले भैया सुलझे हैं।
कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिन पे पुलिस ने फाइनली अपनी रिपोर्ट नहीं लगाई, फाइलों में दब गए हैं। तो हर थाने वाले जब खोद खोद के मामले निकालने लगे पुराने से पुराने, तो उन्हीं फाइलों में से एक फाइल इस लावारिस लाश की थी, जिसकी शिनाख्त करने वाला भी कोई नहीं मिला 7 सालों में। अब एसपी साहब के पास जब ये फाइल पहुंची और इस जैसी न जाने कितनी और फाइल पहुंची, तो उन फाइलों को देखने के बाद जब वरुण दहिया ने सारी चीज़ें चेक की, इधर अक्टूबर का महीना आ गया, यानी अभी 1 महीने पहले की बात है, तो जब ये तमाम चीज़ें चेक की और ये लगा कि एक लाश भी मिली थी जिसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई, तो फिर उन्होंने सोचा कि एक महिला, अगर उसकी लाश यहाँ मिली है तो हो सकता है कि कुछ तो ऐसा हो जो हम लोगों से उस टाइम छूट गया हो सकता है ये महिला बाहर की हो, यहीं कहीं रह रही हो, ये भी हो सकता है कि किसी की रिलेटिव रही हो, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे वो नौकरी कर रही हो इसलिए उसके घर वालों ने यहाँ खोजने की कोशिश नहीं की हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी के साथ भाग के आई हो, क्योंकि तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लिहाजा जो एसपी साहब थे उन्होंने कहा कि इस केस की फाइल को फिर से खोलो और इस जैसी जितनी फाइल हैं उनको भी फिर से खोलो और एक एक सबूत जो मिट्टी में कहीं दब गए हैं, जो आग में जल गए हैं, उन तमाम चीज़ों को खोद के निकालो और साथ ही लोकल लोगों की मदद लो ताकि केस में वही कुछ बता दें तो बता दें। अब एसपी साहब का आदेश हुआ, फिर से इस पूरे मामले को शुरू किया गया और साथ ही अब जनसभाएं शुरू की गई कि आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो, आप किसी केस में कुछ जानते हो, किसी केस में आप कुछ लीड दे सकें जो उस टाइम आपने नहीं दिया हो, तो आप आइए, आपकी नाम आपकी पहचान सब गोपनीय रखी जाएगी, बस आप हिंट दीजिए, बाकी हम सुलझा लेंगे, आपका कहीं नाम भी नहीं आएगा। साथ ही उन्होंने ऐसे काम के फ़ायदे भी गिनाने शुरू किए कि कानून में मदद करने से क्या होता है। साथ ही जब ये तमाम चीज़ें ये लोग करते हैं और ये जनसभाएं शुरू होती हैं, तो अलग अलग केसेस से जुड़े अलग अलग लोग आते हैं कि साहब मैंने देखा था उसने उसको थप्पड़ मारा, और इसी बीच एक शख्स आता है और आने के बाद कहता है साहब आपको याद होगा कि एक लाश मिली थी साल 2017 में और तब से इस लाश की पहचान नहीं हो पाई। अब ये चीज़ जैसे ही उस शख्स ने बोली तो पुलिस वाले की आंखें भी चमक गई कि चलो कोई आया है और पहली बार कोई ऐसा है जो पुलिस के अलावा भी इस केस पे बात कर रहा। उन्होंने कहा हाँ याद तो है। फ़ौरन उस शख्स ने कहा कि साहब बहुत एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता और मैं बहुत क्लियर भी नहीं हूँ, लेकिन एक डाउट है मेरे मन में। पुलिस वालों ने पूछा क्या? तो इसमें वो शख्स बताता है कि साहब एक महिला थी और एक हॉस्पिटल था, महिला मेरे गांव में ही रहती थी और उसी हॉस्पिटल में नौकरी किया करती थी, सारी चीज़ें ठीक थी, उसका एक पति था, उसी के साथ रहा करती, याद औलाद थी नहीं। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि जब से यहाँ पे ये डेड बॉडी मिली है और जब से सूचना आई मेरे पास, हालांकि महिला की शक्ल को मैंने देखा नहीं था, लेकिन मुझे याद है कि जब से ये डेड बॉडी मिली है तब से वो महिला भी दिखाई नहीं दी। यानी अगर याद करूं ध्यान से तो फरवरी के बाद मैंने उस महिला को देखा नहीं है, साल 2017 के बाद। और अजीब इत्तेफाक ये भी है कि उसके बाद मैंने उसके पति को भी नहीं देखा। अब आमतौर पे मुझे लगा कि हो सकता है दोनों कहीं चले गए हों, लेकिन जब मैंने पता किया कि क्या दोनों का ट्रांसफ़र हो गया, दोनों की कहीं और पोस्टिंग हो गई, तो पता चला नहीं, दोनों की पोस्टिंग नहीं हुई है, दोनों ने काम छोड़ दिया है। और ऐसे अचानक से काम छोड़ के जाना मुझे हजम नहीं हुआ। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये महिला कोई और नहीं, ये वही महिला है और जो पति है वो शायद कुछ आपको बता दे। अब पहली बार 7 सालों बाद कोई ऐसा शख्स था जिसने पुलिस को इस केस के बारे में कोई जानकारी दी। पुलिस वाले फ़ौरन उस जगह पे भाग के जाते थे जहाँ पे वो महिला रहती है। उसके बाद वहाँ पे रहने वाले लोगों से जब पूछताछ की और साथ ही तस्वीर दिखाई, जो लाश की तस्वीर थी साल 2017 में जो क्लिक की गई थी, तो फ़ौरन उस जगह के लोगों ने शिनाख्त की और कहा कि हाँ ये वही महिला है जो यहाँ रहती थी। अब महिला की जैसी शिनाख्त हुई, पुलिस वालों ने पहली बात तो राहत की सांस ली कि चलो 7 सालों बाद लाश की पहचान हो गई। उसके बाद अब दूसरा सवाल कि इसका पति कहाँ है। अब पति के बारे में जब पूछा तो सारे लोगों ने मना कर दिया कि शायद पति के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, हमें लगा दोनों कहीं चले गए होंगे। अब ये तमाम चीज़ पुलिस वाले पता कर रहे हैं, पति के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं रही। इसके बाद अब दोस्तों से पूछताछ शुरू हुई, साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ, मकान मालिक से पूछताछ कि क्या आपने आधार कार्ड वगैरह चेक किया, आपने डिटेल वगैरह चेक की। तो ऐसे ही पुलिस वाले जब जांच पड़ताल करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं, तो इसी बीच एक आदमी पुलिस के पास आता है और कहता है साहब एग्जैक्टली तो उसने अपने मुंह से नहीं बताया था, उस शख्स का दरअसल नाम था राम बहादुर यादव। तो ये शख्स बताता है कि राम बहादुर ने एग्जैक्टली तो नहीं बताया था, लेकिन बातचीत के दौरान और नंबर वगैरह के दौरान मैंने देखा था कि वो जो शख्स है वो झारखंड में साहिबगंज का कहीं रहने वाला और रंग बहादुर उसका नाम है।
इससे ज़्यादा साहब कोई जानकारी नहीं है। अब ये तमाम चीज़ें पुलिस वालों के पास जब पहुंची 7 सालों बाद केस में बधित यानी मकतूल और साथ ही जो एक संदिग्ध जिसके ऊपर डाउट है, इन दोनों की शिनाख्त हो गई। पुलिस की टीम फौरन झारखंड में साहिबगंज में पहुंचती है। पहुंचने के बाद अब खोजना शुरू करती है। वहाँ के लोकल थानों में भी इत्तला किया गया कि कोई आपके थाने में रंग बहादुर यादव रहता है क्या। अब वहाँ के लोकल थानों ने भी पता करना शुरू किया। लोकल थानों ने फिर खोजा और खोजने के बाद रंग बहादुर का जो फाइनल एड्रेस था वो मिल जाता है। पुलिस वाले जाते हैं, जाने के बाद रंग बहादुर को उठा लेते हैं। उठाने के बाद थाने लेके आते हैं और लाने के बाद अब पूछताछ शुरू होती है। अब शुरुआती पूछताछ में रंग बहादुर तरह तरह की बातें बताता कि साहब मुझे क्या पता वो कहाँ चली गई, मेरी तो बीबी दूसरी है, ये वो। लेकिन अब पुलिस तो पुलिस, और 7 साल से जो पुलिस परेशान हो, वो अचानक से कोई हाथ आए और वो छोड़ दे, ये भी नहीं था। तो पुलिस ने फिर अपना पुलिसिया रूप दिखाया और फिर रंग बहादुर टूट गया। और टूटने के बाद उसने जो कुछ सुनाया, उसे सुनने के बाद अब हैरानी भी हुई कि एक आदमी खुद ऐसा है और ऐसे ऐसे कर दिया। दरअसल बात साल 2016 की है। साल 2016 में रंग बहादुर की शादी हुई। शादी होने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी। साल 2017 आ गया। 17 आने के बाद जो रंग बहादुर की बीवी थी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेग्नेंट होने के बाद कई जगहों की मान्यताएं होती हैं कि पहला बच्चा मायके में हो, तो जो उसकी बीवी थी वो मायके चली जाती है। अब इधर रंग बहादुर अकेले ही अपना घूम फिर रहा गाँव में। और इसी दौरान इसकी मुलाकात अनीता नाम की महिला से हो जाती है। अनीता दरअसल तब कुंवारी थी, अनीता नाम की लड़की से। अब मुलाकात हुई, अनीता इसको देखती है, अनीता को देखता है। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। दोस्ती आगे बढ़ी, दोनों के बीच प्यार हो गया। अब प्यार भी ठीक था, लेकिन अब बीवी इधर थी नहीं और घर पे कोई रोक टोक भी नहीं। तो फिर लगातार दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, बातचीत करने लगे। कुछ दिनों बाद तो आलम ये हो गया कि अब एक दूसरे के बिना रहना ही मुश्किल, और ये भी पता था कि बीवी हो सकता वापस आ जाए। तो फिर रंग बहादुर और अनीता जो थी उसको अपने साथ लेता और लेने के बाद भाग जाता है और पहुंच जाता है गुड़गांव। और गुड़गांव में एक जगह किराए के कमरे पे रहने लगता है। अब लेकिन वहाँ रहना था, तो रहने के बाद अब घर का खर्च कैसे चले, ज़िंदगी कैसे आगे बढ़े। तो इत्तेफाक से अनीता पढ़ी लिखी थी, उसने नर्सिंग की पढ़ाई की थी। इसीलिए जो अनीता थी एक हॉस्पिटल में नर्सिंग की नौकरी करने लगती है। इधर जो रंग बहादुर यादव था वो भी अपने हिसाब से कहीं छोटी मोटी नौकरी करने लगा। ठीक ठाक ज़िंदगी हो गई, सारी चीज़ें ठीक चल रही। अब वक्त के साथ साथ दोनों की नज़दीकियाँ भी बढ़ी। लेकिन आप किसी के साथ गलत करके आए हैं तो आपका भी अंत बुरा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा कायदे से। अब कुछ दिन तक तो अनीता और रंग बहादुर यादव की ज़िंदगी ठीक चली, लेकिन वक्त के साथ साथ जब अनीता हॉस्पिटल में बिजी हुई, अपने कामों में व्यस्त हो गई, तो कहीं ना कहीं रंग बहादुर और अनीता पे भी डाउट करने लगा। उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉस्पिटल में जाती है किसी और के साथ इसका अफेयर हो। यानी तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की चीज़ें। कई बार ऐसा होता कि आने में अनीता को लेट हो जाए। अब अनीता को जब आने में लेट होती से और डाउट कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के पास रुक गई थी, मिलने चली गई थी। आमतौर पर उस टाइम उसने कुछ फिल्में भी वैसी देखी, और यहीं से फिर उसको अपनी ही गर्लफ्रेंड, अपनी ही बीवी के मन में डाउट होने लगा। इधर इसने अनीता से शादी भी कर ली थी। तब ये लगातार परेशान रहने लगा कि अनीता क्या किसी से मिलती है, क्या किसी से बात करती है। और जो इसने अपने बयान में कहा उस हिसाब से एक दिन अनीता के फ़ोन पे किसी को बात करते देख भी लेता है और वीडियो कॉल पे देखता है, और ऐसी हालत में देखता है कि शायद वो हालत नॉर्मल नहीं थी। अब इतना देखने के बाद रंग बहादुर का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पे। एकदम परेशान कि एक महिला जिसके लिए मैंने अपनी प्रेग्नेंट बेबी को छोड़ के वापस आ गया, यहाँ पे भाग आया, वो मेरे साथ ऐसा कर रही कि किसी और के साथ रिलेशन में। अब ये चीज़ सोचने के बाद तो रंग बहादुर को लगा कि अब इसने तो मेरे साथ बहुत गलत कर दिया और मुझे भी इससे बदला लेना है। तो बदले में क्या करना है, तो जहन में यही आया कि अब गुस्से में मैं इसका कत्ल ही कर दूंगा, लेकिन कत्ल भी ऐसे करूंगा कि न इसका कभी खुलासा हो, ना ही इसकी कभी पहचान हो। तो फिर इसने प्लान बनाया, और प्लान बनाने के साथ फिर ये 9 फरवरी, कायदे से 8 फरवरी साल 2017 को अनीता को गला घोट के मारता है। उसके बाद बॉडी लाता है और इसी सदर थाना क्षेत्र के घरौला गांव में फेंक देता है, और फेंकने के बाद वहाँ से 9-11 हो जाता है। और 9-11 होने के बाद इत्तेफाक देखिए कि इससे पता था कि पुलिस वाले आएंगे ज़रूर खोजते, इसलिए अपनी पहली बीवी के पास भी नहीं जाता। ये वापस एक जगह जाता है झारखंड में साहिबगंज, और वहीं पे तीसरी शादी कर लेता है।
और तीसरी शादी करने के बाद एक रिक्शा वाली की ज़िंदगी बिताने लगता है और वहीं पे फिर अपनी नाम अपनी पहचान को अलग कर देता है और ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे ये ना तो कभी गुड़गांव आया था ना इसने गुड़गांव में कभी कुछ किया। अब ये तमाम चीज़ तमाम बयान जब पुलिस वाले सुन रहे थे तो वो भी हैरान थे कि एक आदमी जो पहले तो अपनी प्रेग्नेंट बीवी और अपने होने वाले बच्चे को धोखा देता है, धोखा दे के भाग के एक दूसरी महिला से शादी करता है, फिर शक और डाउट में उसका कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद ये रुकता भी नहीं और एक तीसरी महिला के साथ शादी कर लेता है। ये भी नहीं कि आत्मग्लानि में ये अपनी पहली बीवी के पास आए, अपने बच्चे के पास आए, इससे बिल्कुल फिक्र नहीं थी। इसने तीसरी शादी की और उसके साथ अपनी ऐश की ज़िंदगी काटने लगा। तो पुलिस वाले भी हैरान थे। फिलहाल अभी अक्टूबर लास्ट में ये मामले का खुलासा हुआ है। अभी कई सारे सबूत, कई सारी चीज़ें अभी इसमें इकट्ठा करनी बाकी हैं। जैसे फाइनली कत्ल कहाँ हुआ था, अब 7 सालों बाद वहाँ क्या कोई सबूत मिलता है, वहाँ पे कोई ऐसा क्लू मिलता है या नहीं। क्योंकि अब कातिल के इकबाल जुर्म से भी ज़्यादा चीज़ें होती नहीं कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में कातिल मुकर गया और आपके पास अगर कोई सबूत नहीं है तो फिर कातिल बच जाएगा, क्योंकि बयान का कोई मतलब होता नहीं है। तो फिर पुलिस वाले अभी परेशान हैं, खोज रहे हैं, उम्मीद है सारे सबूत मिल जाएं। फिर देखते हैं क्या होता है, क्या सज़ा होती है। हिंदुस्तान की सज़ा की भी क्या ही व्यवस्था है आपको पता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि जो JNU यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना यानी उसके संस्थापक कौन है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कि जो JNU यूनिवर्सिटी है उसके जो संस्थापक हैं वो हैं प्रोफेसर मुनीस रजा। दरअसल JNU यूनिवर्सिटी बनने में भी अजीब अजीब, ऐसा नहीं था कि एक बार में ही बन गई थी। पहले तो विधेयक लाया गया, विधेयक लाने के बाद 1966 में ये लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद फिर ये बनना शुरू हुआ और फिर 1969 में ये बन के तैयार हुआ, वजूद में आया। और 1 सितंबर साल 1965 में ये जो शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा ये पारित किया गया था। तो इस सवाल का जो सही जवाब दिया है वो दिया है जय शर्मा जी हैं, आभास गैंगवार जी हैं, साथ ही सुबोध कुमार जी हैं, सुबोध कुमार माफ़ कीजिएगा, ये BSF से हैं। तो आपको दिल से शुभकामनाएं सुबोध जी, ऐसे ही देश की सेवा करते रहिए, हमें आप पे गर्व है। साथ ही ऐज़ खान जी हैं, इयाज खान जी हैं और इनके जो दोस्त हैं रोसिफ, ये देहरादून से हैं और इन्होंने शॉर्ट आउट दिया है अयाज खान जी को, क्योंकि अयाज खान जी का जन्मदिन है। तो अयाज खान जी हैप्पी बर्थडे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें और ऐसे ही क्राइम की कहानियों को सुनते रहें और उससे कुछ पॉजिटिव खबर रखें और एक पॉजिटिव मैसेज निकालें। क्योंकि कल मैंने सुना है कि कैसे अच्छी फिल्मों से भी लोग अपने हिसाब से गलत चीज़ें ही स्वीकारते हैं, तो ये चीज़ें ना हो। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और साथ ही सवाल जवाब का सिलसिला। साथ ही आज का सवाल भी सुन लीजिए। और आज का मेरा सवाल है कि इस समय जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है, हमारे जो एजुकेशनल मिनिस्टर हैं वो कौन है। तो इसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, कल का इंतज़ार कीजिएगा। नई चीज़ें हम लोग रोज़ सीखते हैं, अलग अलग माध्यमों से सीखते हैं। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।